First, good afternoon to all of you. I am Govind Verma from सब एग्जाम क्लासेस ग्रेडिंग। चलिए आज हम लोग कुछ देखते हैं इंग्लिश को लेकर के, और उनमें से जितनी भी सारी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम्स होती है उनमें देखा जाए तो उसमें मैक्सिमम एग्जाम्स में इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और खास करके एक भी चीज है कि इंग्लिश में फेल करने वाले स्टूडेंट काफी होते हैं। रीजन यह है कि इंग्लिश आखिर क्या है जिसके कारण से लोग समझ नहीं पाते हैं, और इंग्लिश को अच्छी तरह से समझ नहीं पाने के कारण, उसके फैक्ट को नहीं समझ पाने के कारण इंग्लिश की जानकारी अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और उससे क्या होता है कि अंग्रेजी में पकड़ बनाना हम लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए तो ये आसानी नहीं होती है। Why? What is the main reason? Just I am going to see that at first इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? और इंग्लिश समझने से पहले हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि ये आखिर कौन कौन सी एग्जाम्स में आती है। तो करीबन देखा जाए कि अंग्रेजी की क्लासेस अर्थात अंग्रेजी की जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो मैक्सिमम आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उसमें आ जाएगा, आप सीजीएल का कर रहे हैं उसमें भी आपका आएगा, सीपीओ में कीजिए, बैंकिंग का हो गया, उसी के साथ में आपका जेटेट हो गया, इसके बाद में फिर देख लेते हैं हम लोग सीटेट का देख लेते हैं, इसी के साथ में फिर आगे जब चलेंगे हम लोग तो एनडीए में चला जाएंगे जिसमें भी काफी सारी प्रश्न इन सभी एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी का मेन फैक्टर देखा जाए तो इसका मेन फैक्टर जो है उसमें मेन फैक्टर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अहमियत रहता है इंग्लिश और मैथ का। इंग्लिश और मैथ का जिसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ये दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट अधिक लैक हो जाती है, अर्थात उनको समझ में नहीं आता है, कमजोरी रहता है। इंग्लिश जिसमें से एक ऐसा लैंग्वेज है जो हमारा देश का लैंग्वेज नहीं है। इट मींस इंग्लिश इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। इट मींस वी कैन से दैट English is an international language, but as we know that English has been adopted as the second language in our country, जिसके कारण से अंग्रेजी को बहुत ही अहमियत दिया जाता है और इसे ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में भी माना जाता है। उसका कारण क्या है हम लोग यहां पर देखेंगे। Why is English necessary to study? Why is English necessary to study? इंग्लिश पढ़ना क्यों आवश्यकता है? क्या नेसेसरी है इसके अंदर में? आखिर क्या इनके अंदर में है? वो चीज को हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से देखेंगे और बेसिक लेवल से देखते देखते हम लोग एडवांस लेवल की जाएंगे। उसी तरह से सबसे पहले एक चीज देखिए कि इंग्लिश, व्हाई इज इंग्लिश नेसेसरी टू स्टडी? द मेन रीजन इज दैट, इसका आंसर देखा जाए तो एक ही चीज हो सकता है दैट इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो कि पूरे केवल भारत में ही नहीं, पूरे पृथ्वी पर कहा जाए पूरे संसार में ये पढ़ाया जाता है, बोला जाता है। सपोज दैट आप इंडिया का, आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो साउथ इंडिया में देखिएगा कि मैक्सिमम लोग, ये जो वहां की जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज अपना स्पीकिंग में प्रयोग करते हैं। और उससे रीजन क्या होता है कि जिस अभी देखेंगे साउथ इंडियन को छोड़ करके
आदि आप ले लीजिए नॉर्थ इंडियन को, आदि आप ले लीजिए ईस्ट इंडियन को, तो उस सबका खास करके एक प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश आखिर समझे कैसे। यदि सपोज दैट हम साउथ इंडिया चले गए तो वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है उस भाषा को हम नहीं समझ पाएंगे, तो उस स्थिति में हमें कौन सी भाषा सीखनी पड़ेगी? इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। जो इंग्लिश क्या करती है, इंग्लिश आप पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाइए, आप इंग्लिश की ज्ञान है, इंग्लिश के बारे में आपको आइडिया है, इंग्लिश आप अच्छे तरीके से जानते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे तरह से सर्वाइवल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर किसी भी कोने हो, चाहे हमारे देश के आउट हो। तो इसीलिए उसको देखा जाए नेसेसरी के रूप में, एसएससी में भी वही हाल है, उसमें भी इंग्लिश देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। आप पीटी निकालिए, पीटी के बाद में मेंस में जाइए, तो मेंस में आप देखिएगा कि इंग्लिश और मैथ का दोनों पेपर का मिला करके कॉम्बिनेशन के साथ में उसका एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना पड़ता है। सीजीएल का भी वही है, एसएससी ये दोनों रिलेटेड है, जिसमें आपका एमपीएस भी आ जाएगा। सीपीओ ये भी आपका ग्रेजुएट लेवल का है, इसमें भी इंग्लिश मस्ट है। इसके बाद में बैंकिंग जाइए, बैंकिंग में देखिए उसमें भी इंग्लिश, बहुत सारे बच्चे लोग का ऐसे होते हैं कि इंग्लिश के स्टडी कम होने के कारण, उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण, अच्छे शिक्षक नहीं मिलने के कारण उन्हें क्या होता है कि इंग्लिश की पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, और उन्हें क्या, वो बैंकिंग के एग्जाम क्वालिफाई करने से छट जाते हैं। दूसरी बात है, उसी के साथ में आप देख लीजिए मैथ, उसी के साथ में आप आगे जाइएगा तो जेटेट, जो हमारे झारखंड के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, तो झारखंड के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं उनमें से आपका जो जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर में भी आप देखिएगा कि इंग्लिश मस्ट है, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। जिसमें से जेटेट में आप देखिए इसी तरह से आपका यहाँ पर भी सीटेट है, सीटेट है, तो इसमें क्या है कि सीटेट, इसमें से देखा जाए मैक्सिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन इंग्लिश से आता है, और सेकेंड आपका सीटेट में देखा जाए, सॉरी जेटेट में देखा जाए, चलिए इसको जेटेट में लिख देते हैं, तो इसमें से 30 मार्क्स का जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन को राइज किया गया है। लेकिन अब ये बात ये है कि इंग्लिश को हम लोग स्टार्ट कहां से करें, आखिर इंग्लिश से एक अच्छी चीजों को सीखने के लिए हम लोग इंग्लिश स्टार्ट कहां से करें और कैसे सीखें। तो चलिए इसी को लेकर के आज हम लोग चलते हैं और देखते हैं उसमें से कैसे होता है। चलिए तो आज हम लोग इंग्लिश में देखते हैं, सबसे पहले उसमें सबसे पहले जो क्लास आज स्टार्ट करेंगे वो एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और बेसिक से देखेंगे इंग्लिश के बारे में, और उसके बाद में धीरे 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 हम लोग एडवांस की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले आज जो टॉपिक्स होगा वो वर्ब को लेकर के टॉपिक्स होगा, वो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि वर्ब का टॉपिक्स होगा। वर्ब की टॉपिक्स होगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि वर्ब किसे कहते हैं, व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, वर्ब का मीनिंग क्या होता है। इसका हिंदी मीनिंग देखना चाहेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है क्रिया। यदि इंग्लिश की स्टार्ट हम लोग वर्ब से करेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे हम लोग एक बेसिक बनाएंगे, और बेसिक बनाने के बाद में धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर जाएंगे, और आगे की ओर जाने के बाद में हम लोग जब वर्ब को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इसके बाद में ग्रामर में हम लोग एंट्री करेंगे, और ग्रामर में एंट्री करने के बाद में जहां वर्ब हम लोग का कंप्लीट रहेगा तो वहां पर हमें बहुत ही मददगार साबित होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब आखिर होता क्या है, व्हाट इज वर्ब। तो वर्ब के बारे में एक चीज याद रखिए, एक्शन, एक्शंस। जितना भी आप सारा दुनिया में काम करते हैं, दुनिया में आप जितना भी काम करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का काम हो, पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, खाना, पीना, आना, जाना, इट मीन्स आप इंग्लिश में इसको देखना चाहेंगे, गो, वॉक, प्ले, रन, read, study, all these things are known as, sorry, all these words are known as
verbs। ठीक है ना। इट मींस एक ही चीज कंक्लूजन में निकाला जा सकता है। कंक्लूजन में क्या निकाला जा सकता है, इसका परफेक्ट डिफिनेशन के रूप में यदि हम लोग देखना चाहेंगे तो इसका एक ही चीज आएगा, ऑल एक्शंस आर नॉन एज verbs। अब देखिए नहीं, नोट करते जाइए इसको कॉपी में और दिमाग में सेट कीजिए। जहां समझ नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, क्या समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला कि वर्ब का हिंदी में क्रिया होता है और वर्ब किसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया ऑल एक्शन आर नॉन एज वर्ब। बहुत ही सिंपली इसका डेफिनेशन मैंने दिया कि दुनिया में जितनी भी सारी एक्शन है वो सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर में यदि आप हम लोग लिखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, सपोज दैट गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, प्ले, कट, रन। इसके बाद में फिर आगे हम लोग देखेंगे गो, कम, प्ले, कट, रन, रीड, ईटीसी इत्यादि। जो भी सारी चीजें ये सब आते हैं ये सब वर्ब्स कहलाते हैं। ओके सर। तो मैंने बताया ऑल एक्शन आर नाउन एज वर्ब्स। एग्जांपल में मैंने लिया गो, कम, प्ले, कट, रन, रीड, ईटीसी। अर्थात आप एक चीज कंक्लूजन में निकालिए कि पृथ्वी पर आप जितना भी काम करते हैं, चाहे वो जिस भी तरह का काम हो, उसमें आपको कोनोटेशन देखने की जरूरत नहीं है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला गो, जाना भी एक काम। आप कहीं जा रहे हैं तो कुछ काम ही कर रहे हैं। आना, ये भी आप काम ही कर रहे हैं। प्ले मीन्स खेलना जैसे क्रिकेट खेलना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, तो वो क्या हो गया, ये सब वर्ब्स हो गया। रन, दौड़ना। इसी तरह से आप बहुत सारे खुद से आप लिख सकते हैं। खुद से आप लिखना चाहे तो आप खुद से लिख सकते हैं उसको लेकर के। आप लिख सकते हैं यहाँ पर वर्ब। इस तरह से दुनिया में जितना भी सारे काम है ये सब सारी जो है वो एक तरह से वर्ब्स कहा जा सकता है। साइज बात जो लिख रहे हैं ना, इस तरह से नहीं, आप जो लेटर लिख रहे हैं वो छोटा होता है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है किसी को, कुछ बड़ा दिख रहा है। हाँ, और व्हाइट से लिखिए, व्हाइट से तो दिखता है, वो हम बता रहे हैं ऐसा बड़ा ना। हाँ, कुछ दिखाई नहीं। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि वर्ब्स के बारे में इतना चीज देखने के बाद में फिर आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ब जो है, वर्ब को कितना भागों में बांटा गया है, उसको कितना भागों में क्लासिफाइड किया गया है, उनके बारे में देखेंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्ब्स का क्लासिफिकेशन के बारे में। वर्ब का क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वर्ब को आखिर कितना भागों में डिवाइड करके उसको स्टडी किया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें कि वर्ब को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। अभी जो हम लोग वर्ब जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक से पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को एक हिंट देने के लिए मैंने उतना पहले आप लोगों को बताया। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या चीज होता है। तो दो चीज नोट कीजिएगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब और सेकेंड होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब फर्स्ट होता है हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड होता है हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। आप इसको दूसरा नाम से भी जान सकते हैं, इसको एक्जुलरी वर्ब भी कहा जाता है। एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसके बाद में आएंगे मेन वर्ब क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग जानना चाहेंगे तो इसका हिंदी मीनिंग होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सहायक क्रिया। उसी तरह से मेन वर्ब का देखा जाए तो मेन का हिंदी क्या जानते हैं हम लोग, मुख्य, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब मींस, हेल्पिंग वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है सहायक क्रिया और मेन वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है मुख्य क्रिया। अब इसी को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे कि क्या होता है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इसको एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, बहुत ही एग्जांपल के अच्छे से समझेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट को मदद करने का काम करता है। अर्थात हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले या तो सब्जेक्ट के बाद में उसका प्रयोग किया जाता है, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। हेल्प का मीनिंग आप देखिए, हेल्पिंग बना कहां से है, हेल्पिंग बना कहां से है, HELP, हेल्प से ही लेकर के हेल्पिंग बनाया गया है। और हेल्प का हिंदी मीनिंग होता है मदद करना, मदद करना। हेल्प का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मदद करना। और उसी से बनाया गया है ING को लगा करके हेल्पिंग। तो इसका मकसद होता है जो मदद करता है, एक दूसरे को सहायता प्रदान करता है, एक दूसरे के साथ में जाकर के हेल्प करने का काम करता है, वो उस प्रकार का वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। आप देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से एक्सिलरी वर्ब सेम है, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये दूसरा नाम मैंने बता दिया था कि एक्सिलरी वर्ब उसी को कहा जाता है, ये उसका दूसरा नाम है। तो देखिए अब इसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से कि हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल के रूप में यदि लेना चाहेंगे तो क्या होगा। एग्जाम्पल में जैसे आप ले लीजिए एम, फिर हो गया आर, फिर हो गया इज, इसी तरह हो गया वाज, इसी तरह हो गया वर, फिर आगे जाइएगा इसी तरह से फिर आ जाएगा आपका शेल, फिर आ जाएगा विल, फिर आगे जाएंगे जब हम लोग तो पाएंगे हैव, फिर पाएंगे हैज, फिर हैड। इस तरह से कुल लेकर के 23 एक्सिलरी वर्ब्स हैं। कितने एक्सिलरी वर्ब्स हैं, 23 एक्सिलरी वर्ब्स हैं, जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सहायता करने वाली होती है, लेकिन किसके साथ में लगता है और क्या लगता है और कैसे लगता है। तो इन सब सारे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया एम, एज, आर, वाज, वर, सेल, विल, हैव, हैज, हैड, ये सब सारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ में लगता है। सब्जेक्ट के साथ में कैसे लगता है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। सपोज दैट मैंने लिखा आई, तो आई के साथ में आई एक सब्जेक्ट है और आई का हिंदी मीनिंग होता है मैं। आई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैं। और आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, जैसे सपोज दैट मैं लिखना चाहता हूं मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो यहां पर आप देखिएगा आई एम गोइंग टू
न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली, है ना। तो मैं कहां जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए एम का प्रयोग किया गया। किस चीज का प्रयोग किया गया, एम का प्रयोग किया गया। और ये एम किसके साथ में लगा है, आई के साथ में लगा है। अर्थात ये जो एम जो है वो आई को क्या कर रहा है, हेल्प करने का काम कर रहा है। आई को क्या कर रहा है, हेल्प करने का काम कर रहा है। और हेल्प करने के साथ साथ में आप देखिएगा, उसी के साथ में मैं जब आगे की क्लासेस बताऊंगा तो समझाऊंगा कि ये जो वर्ब जो लगे हैं आगे जाकर के जो गोइंग जो हुआ है वो गोइंग क्या है, गोइंग किससे बना है, गोइंग जी वो गो से बना है। और गो मीन्स क्या होता है, जाना, गो मीन्स जाना। तो यहां पर एक चीज देखेंगे कि ये वाला हो गया हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी चीज हेल्पिंग के बाद में आ गया वो कहलाता है मेन वर्ब। क्या कहलाता है, मेन वर्ब। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है जो सब्जेक्ट को मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। अर्थात उस प्रकार के वर्ब जो सब्जेक्ट के साथ में उच्च किया जाता है, या तो सब्जेक्ट के पहले या तो सब्जेक्ट के बाद, लेकिन उसका प्रयोग या तो सब्जेक्ट के पहले होगा या तो फिर सब्जेक्ट के बाद होगा। ठीक है ना, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब आगे उसी का देखेंगे कि गोइंग जो है ये हो गया आपका मेन वर्ब। अब उसी ओर हम लोग जाएंगे, वर्ब का सेकेंड पार्ट की ओर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड भाग हो गया। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है कि अभी आप लोगों को मैंने डिफिनेशन बता रहा था, ऑल एक्शंस आर नाउन एज वर्ब, ऑल एक्शंस आर नाउन एज वर्ब। अर्थात जितनी भी सारी आप काम करते हैं वो वर्ब कहलाता है, चाहे किसी भी प्रकार का काम हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल पहले मैंने जिस समय वर्ब का डिफिनेशन समझा रहा था, इसके बाद मैंने बोला था रन, इसके बाद में फिर इसी तरह से रेड हो जाएगा, इसके बाद में आप राइट लिख लीजिए। अर्थात ये सब क्या है, काम है, मुख्य क्रिया है। क्या है ये, मुख्य क्रिया है जो किसी भी सब्जेक्ट के अवस्था को बताता है, सब्जेक्ट की अवस्था को बताता है कि आखिर सब्जेक्ट जो है उसमें जो कर्ता जो है, कर्ता क्या कर रहा है, कर्ता क्या कर रहा है। तो अर्थात हम लोग वर्ब के बारे में देखेंगे तो उससे एक चीज कंक्लूडिंग पार्ट निकल करके आती है कि मेन वर्ब के बारे में, कि आखिर मेन वर्ब का जो प्रयोग किया गया है किसी भी सेंटेंस में तो उसको फाइंड आउट कैसे किया जा सकता है। तो उसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है अर्थात जो डूअर है, जो करता है, वो आखिर क्या करता है, काम क्या कर रहा है, क्या काम हो रहा है। इसमें देखिए आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली जा रहा हूं। तो कहां जाने की बात कर रहा है, न्यू दिल्ली जाने की बात कर रहा है। ये क्या हो गया आपका प्लेस हो गया। इसमें देखिए आई, आई ये क्या हो गया, आई जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और एम जो मैंने बताया था अभी कि सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब की प्रयोग किया जाता है दैट इज नोन एज हेल्पिंग वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद में जो यहाँ पर हम लोगों ने गोइंग लगाया था वो मेन वर्ब हुआ। तो हम लोग देखेंगे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आखिर सब्जेक्ट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। सब्जेक्ट उसमें देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा फिर से लिख लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा हम लोगों को, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें था आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली, आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है, आई है। काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है, आई है। ये काम को क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है,
वो आई के द्वारा हो रहा है, अर्थात जाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं। तो आई जो आया वो आई के साथ में जिसको हेल्प करने के लिए जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है, और उसी के बाद में जो यहां पर गोइंग जो लगा है, अर्थात जो गोइंग जो लगा है वो गोइंग क्या हो गया, गोइंग जो हो गया वो मेन वर्ब का उसी का फॉर्म है। ठीक है ना, तो मेन वर्ब में भी हम लोग क्या देख रहे थे, गो, कम, रन, रीड, राइट। अब मुद्दा आती है बहुत ही अच्छा कि सर यहां पर गोइंग कैसे बना। आखिर ये जो है वो एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है, ये समझ गए। इसके बाद में ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो मेन वर्ब है, तो अभी आप बता रहे थे कि गो का अर्थ होता है, अर्थात गो जो है मेन वर्ब है, तो यहां पर गोइंग कैसे बना, गोइंग कैसे बना, तो उसको भी हम आप लोगों को बताएंगे। और सबसे पहले इसी के बारे में लेकर के चलेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग बताने के पहले इसमें से हेल्पिंग वर्ब में हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉडल, जिसका नाम है मॉडल। ठीक है ना, मॉडल को इसी में हेल्पिंग वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे। और हेल्पिंग वर्ब में बहुत ही अच्छे तरीके से जो भी सारे हेल्पिंग वर्ब है उनका प्रयोग को सीखेंगे और उनके यूजेज को सीखेंगे। प्रॉपर यूजेज किस सेंटेंसेस में होता है, कैसे होता है और किस कंडीशन में होता है, उन सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो ये चीजों हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चीज पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मॉडल, मॉडल है, लेकिन मॉडल से पहले हम लोग देखना पड़ेगा ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेट, है ना, ट्रांसलेट अर्थात ट्रांसलेशन। आप यहां पर इसको ट्रांसलेट जो हो गया ए वर्ब हो गया। ठीक है ना, आप इसी को यदि आप नाउन के रूप में देखना चाहते हैं तो हो गया ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं इसको, टेंस कहते हैं। तो कुछ सारे हेल्पिंग वर्ब को हम लोग किसमें पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे। और टेंस में पढ़ने के बाद में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से टेंस सीखेंगे। आखिर टेंस होता क्या है, टेंस को कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके यूजेज, इनके कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ेंगे। उसका रूल को नहीं पढ़ना है हमें, रूल नाम का चीज फंडा को दिमाग में नहीं लगाना है, केवल कॉन्सेप्ट को दिमाग में लगाना है। अंग्रेजी सीखना बिल्कुल आसान है यदि आप इसको एक माइंड के लेवल में सोचिएगा तो। जिस तरह से आप हिंदी को सोचते हैं, जिस तरह से आप मैथ को सोचते हैं, जिस तरह से आप जीके को सोचते हैं कि ये इजी सब्जेक्ट है, उसी तरह से इंग्लिश भी देखा जाए तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। लेकिन बात इतना है कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसीलिए मैंने बोला कि रूल के आधार पर इसको नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट देखेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट और फैक्ट ये दोनों चीज मिल करके किस तरह से हमें टेंस में मदद करेगा और किस तरह से मॉडल में मदद करेगा। इसके साथ में हम लोग फिर क्या देखेंगे, ग्रामर का यूज देखेंगे। और ग्रामर की यूजेज देखेंगे, उसमें क्या देखेंगे कि ग्रामर का जो प्रयोग हो रहा है उसमें से ग्रामर का प्रयोग, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, फिर है ना वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे। उसी के साथ में आपको क्लोज टेस्ट करवाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन करवाएंगे, है ना। फिर इसी के साथ में आप जंबल्ड आ जाइए, जिसको हम लोग PQRS बोलते हैं, PQRS भी करेंगे। और केवल एक ही सब्जेक्ट अर्थात किसी एक कोर्स के लिए नहीं, बल्कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज को कवर करते हुए सारी एग्जाम के प्रिपरेशन को उसके सिलेबस वाइज के आधार पर हम लोग अच्छे से करेंगे। और ताकि किसी भी एग्जाम में अच्छे तरीके से हम लोग जो इंग्लिश की जो नंबर होती है वो अच्छे तरीके से गुड मार्क्स गेन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले अभी आप लोगों को बताया कि हेल्पिंग वर्ब सीखने के लिए ट्रांसलेशन का प्रयोग पढ़ेंगे। वहां पर ट्रांसलेशन में क्या है ना,
कि ट्रांसलेशन के साथ में हम लोग एक चीज देखेंगे, वहां पर ट्रांसलेशन के साथ में एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, ट्रांसलेशन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाएगा, इसके साथ में टेंस भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग आ जाएंगे मॉडल में, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब में आएंगे, मॉडल वर्ब में क्या पढ़ेंगे, मे पढ़ेंगे, माइट पढ़ेंगे, कैन पढ़ेंगे, कुड पढ़ेंगे, ठीक है, शुड पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ेंगे, आउट टू पढ़ेंगे, नीड पढ़ेंगे, विश टू पढ़ेंगे। इन सभी सारी चीज किसमें पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब में पढ़ेंगे, जो किसमें आता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है, जो हमारा बेस को तैयार करेगा, अंग्रेजी की बेस को तैयार करेगा। और बेस को तैयार करने के साथ में जब हम लोग इसको तैयार कर लेंगे तो अंग्रेजी को सीखने में बहुत ही एक मजा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। और साथ ही साथ में आगे यदि देखा जाए तो मेन वर्ब, तो सबसे पहले कुछ हम लोग मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि मेन वर्ब को आखिर जो यहां पर मैंने अभी आईएनजी का प्रयोग किया, ये क्या हो गया, वर्ब का, है ना, क्या हो गया, चौथा रूप है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं बिफोर है, क्या है, बिफोर है, जिसको एक तरीके से आसानी से समझा जाए, यहां पर देखेंगे मेन वर्ब का चौथा रूप है, अर्थात V1 प्लस आईएनजी, जिसको हम लोग कहते हैं V1 प्लस आईएनजी को पढ़ेंगे, V1 प्लस आईएनजी को पढ़ेंगे। और इसके साथ में हम लोग वहां पर क्या देखेंगे, इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसके आगे ये देखेंगे कि मेन वर्ब में आखिर किन किन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें लाभ पहुंचाएगा और हमें एक अच्छे तरीके से प्रॉपर गाइडलाइन देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग कि आगे की ओर क्या देखना है, ठीक है। चलिए तो अब आगे की ओर हम लोग देखेंगे। इसमें अभी मैंने बात कर रहा था मेन वर्ब का, किस चीज का मैंने बात कर रहा था, मेन वर्ब का बात कर रहा था, है ना। तो मेन वर्ब के बारे में हम लोग देख लेंगे कि मेन वर्ब के बारे में आखिर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें मेन वर्ब, है ना, क्या देखेंगे, मेन वर्ब के बारे में देखेंगे, ठीक है, मेन वर्ब के बारे में देखेंगे, मुख्य क्रिया के बारे में देखेंगे। आखिर मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया के साथ में हम लोग किस तरीके से पेश आना है और किस तरीके से स्टडी करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेन वर्ब को कितना भागों में फॉर्म में बांटा गया है, तो उनको देखेंगे। सबसे पहले एक चीज देखिएगा जिसको हम लोग कहते हैं वर्ब का, सबसे पहले देखेंगे वर्ब का बेस फॉर्म, इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे V1, फिर देखेंगे V2, फिर देखेंगे V3, फिर देखेंगे V4 और इसके बाद में V5 देखेंगे। रियली में देखा जाए तो ये V5 होता नहीं है, वास्तविकता देखा जाए तो V5 होता नहीं है। लेकिन रीजन क्या है, why do we study V5? What is the main reason? Reason is that V5 हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो V1 है और ये जो V5 है ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है। सेम क्या है कि ये जो है वर्ब का प्लुरल फॉर्म है, वर्ब का क्या है, प्लुरल फॉर्म है, और V5 जो है वो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है। क्या है,
सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। अब समझ में आई। एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि आखिर वर्ब में सिंगुलर और प्लुरल क्या होता है। वर्ब भी सिंगुलर होता है, प्लुरल होता है? जी बिल्कुल होता है, जी बिल्कुल होता है। उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अभी आप लोगों को एक चीज बता दें, वर्ब का बेस्ट फॉर्म, जो शायद बहुत कम ही स्टडी करने को मौका मिलता है और बहुत ही कम ही आप लोग इसको देखे होंगे। वर्ब का बेस्ट फॉर्म, जिसके कारण से क्या होता है ना, वर्ब का बेस्ट फॉर्म, वर्ब का जो बेस्ट फॉर्म है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं इसको, वर्ब बेस्ट फॉर्म, वर्ब का बेस्ट फॉर्म। ठीक है, बेस्ट फॉर्म क्या होता है, V1 क्या होता है, ठीक है ना, इसको मैं समझा देता हूं, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। मेन वर्ब मैंने लिया, तो मेन वर्ब में जैसे मैंने सपोज दैट की मान लिया कि जो हम लोग यहाँ पर वर्ब लिए हैं, यहाँ पर जो हम लोग वर्ब लिए हैं, चलिए इसको मैं फिर से रिराइट कर दे रहा हूं, है ना, मैन वर्ब, ठीक है ना। तो अभी वर्ब का बेस्ट फॉर्म, इसके बारे में आप देखिएगा, सपोज दैट मैं लेता हूं गो, गो, ठीक है। आप V1 में जाइएगा तो इसको भी होता है गो, ठीक है, लेकिन उसी का यदि आप V2 में जाइएगा तो गो का V2 क्या होता है, गो का V2 क्या होता है बताइए, हाँ जी बिल्कुल सही, गो का V2 होता है वेंट। चलिए आगे क्या होगा, गो का V3 गॉन, सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बताइए, V4 क्या होगा इसका, V4 क्या होगा, जी गोइंग होगा, जी वो, इसमें क्या लगेगा, ING लगेगा, ING लगेगा। अब V5 क्या होगा, गो के साथ में ES लगेगा, ठीक है ना। अब मैं समझाता हूं कि वर्ब का बेस्ट फॉर्म और V1 में दोनों में अंतर क्या है। यदि आप समझते हैं कि V1 और वर्ब का बेस्ट फॉर्म दोनों एक है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप दिमाग से इसको हटा लीजिए, दिमाग से इसको बिल्कुल हटा लीजिए कि वर्ब का बेस्ट फॉर्म V1 ही है, क्योंकि यदि आप इसको प्रॉपर यूजेज देखेंगे, प्रॉपर कॉन्सेप्ट देखेंगे इंग्लिश का, तो बिल्कुल आप अलग पाएंगे। अलग क्या पाएंगे, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल का मॉडल जो वर्ब है, मॉडल वर्ब, मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको समझाना चाह रहा हूं, समझिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब्स, ठीक है, मॉडल वर्ब्स जो भी होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या क्या होते हैं, मैंने बताया था अभी आप लोगों को, मे, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल। चलिए लिखते जाइए, मे, कैन, कुड, मे, शैल, विल, ठीक है, यूज टू, आउट टू, नीड टू, ऐसा सब क्या हो गया, मॉडल वर्ब्स हो गया, जी बिल्कुल सही। मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा क्या होता है, वर्ब का बेस्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, वर्ब का बेस्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ठीक है ना। आप समझेंगे कैसे कि वर्ब का बेस्ट फॉर्म और V1 में, सपोज दैट मैं ले लिया एग्जांपल के लिए, मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं राइस, राइस ले लीजिए, ये वर्ब नहीं है, आप लोग भी जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, लेकिन मैं समझने के लिए मैंने राइस को यहां पर लिया हूं, ठीक है ना। तो राइस को लिया हूं, तो राइस को आप मान लीजिए इंस्टेड कर दीजिए, इसको कहां पर इंस्टेड कर दीजिए, वर्ब का बेस्ट फॉर्म पर, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं कि राइस है, ठीक है, ये राइस हो गया। अब इससे क्या बनाया जा सकता है,
इससे आप जो चाहे बनाइए। आपको लगता है कि नहीं राइस से मैं चावल बनाऊंगा, तो चलिए चावल है, उसके बाद में आप चावल से आप क्या बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, ठीक है ना। आप खीर बना सकते हैं तो वही आपका B1 में आ गया। आप खिचड़ी बना सकते हैं तो वो आपका अलग फॉर्म में आ गया। अर्थात कहने का कुल मिला जुला करके एक अर्थ निकलता है, और वह अर्थ यह है कि वर्ब का जो बेस फॉर्म है वह बेसिक चीज है, वो मुख्य चीज है। आप उससे चाहे तो किसी भी चीज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उसका प्रयोग किसी भी चीज में ला सकते हैं। उसी तरह से आप गो जो है वो बेस फॉर्म है। कोई भी क्रिया जब रहती है अपना पूर्ण पहले की स्थिति में रहती है, वह स्थिति क्या कहलाती है, वर्ब की बेस फॉर्म कहलाती है। जैसे गो हो गया तो गो वर्ब का बेस फॉर्म है, कम हो गया कम भी वर्ब का बेस फॉर्म है, उसी के साथ में रन हो गया तो वर्ब का बेस फॉर्म है। लेकिन हम लोग इनका प्रयोग करने के लिए, इनका यूजेज को सीखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग V1 बनाते हैं, V2 बनाते हैं, V3 बनाते हैं, V4 बनाते हैं और V5 बनाते हैं। आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा यहां तक, ठीक है ना। जब हम लोग वर्ब का बेस फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, इनका यूजेज को देखेंगे, तो करीबन लगता है कि 2 से 3 दिन तक हम लोग इसके स्टडी करेंगे। वर्ब का बेस का जो यूजेज है 2 से 3 दिन लगेगा, ठीक है ना। 2 से 3 दिन का क्लासेस में हम लोग बेस का जो वर्ब का जो बेस फॉर्म है उनको कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आगे जा करके, क्योंकि एडवांस लेवल में ये चला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं यहां पर सबसे पहले कि V1 और V5 में अंतर क्या है। V1 और V5 में अंतर क्या है, तो V1 मैंने अभी बोला कि प्लूरल फॉर्म में होता है, और ये जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो अभी तक आप लोग एक चीज जानते होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्या चीज जानते होंगे, जानते यह होंगे कि कोई भी नाउन में, जैसे मैं ले लिया सपोज दैट, नाउन में चलिए देख लेते हैं क्या होता है। नाउन में ले लिया मैंने बॉय, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, क्या है, सिंगुलर नाउन है। लेकिन इसी को जब हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो क्या करते हैं, यस लगाते हैं। जैसे क्या हो गया, बॉय का बॉयज हो जाएगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा, ये नाउन में हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से वर्ब में भी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। आखिर ये होती क्यों है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आखिर किसी भी चीज का हो रहा है तो उसका जड़ को पकड़िए ना, आप रूल को क्यों रट रहे हैं, रूल को रटने छोड़िए, उसका कॉन्सेप्ट को समझिए, और कॉन्सेप्ट को समझ करके एक चीज आप उसको दिमाग में डाइजेस्ट कर जाएंगे, पूरी तरीके से दिमाग में उसको लोड कर लीजिए, जिंदगी में कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। क्या चीज का नोट करना है, नाउन जो है, क्या मैंने बोला, नाउन जो है ये ऑलवेज क्या रहता है, ये अपना सिंगुलर फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। अर्थात ये क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। अर्थात नाउन का एक चीज हम लोग देखे यहां पर, क्या देखे, चलिए इसको मैं मिटाता हूं, इसके बाद समझेंगे। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बता रहा था, क्या बता रहा था, नाउन के बारे में, है ना। नाउन के बारे में, नाउन हमेशा अपना जो फॉर्म में रहती है वह सिंगुलर में रहती है। किस में रहती है, नोट कीजिएगा, सिंगुलर हमेशा अपना जो फॉर्म में रहती है वो सिंगुलर फॉर्म में रहती है, लेकिन हमें उसका प्लूरल बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसका सिंगुलर को प्लूरल में ट्रांसफर करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन वही जस्ट उसका अपोजिट है,
जस्ट ऑपोजिट कौन सा है? वर्ब है। देखिए वर्ब में क्या हो रहा है, वर्ब में क्या हो रहा है समझिए, ठीक है ना। वर्ब जो भी होती है, वर्ब में जो भी क्रियाएं होती है, जो भी काम होती है, जितने भी चाहे एक्शंस हो दुनिया के, ये सब हमेशा जो है पहले प्लुरल फॉर्म में होता है, प्लुरल फॉर्म में होता है। और लास्ट में इसको हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का प्रयोग जब सिंगुलर नाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में जब हमें वर्ब का प्रयोग करने की जरूरत पड़ता है, तो वहां पर जो वर्ब हमेशा प्लुरल में रहता है उसको सिंगुलर में ले जाना पड़ता है। किसमें ले जाना पड़ता है? सिंगुलर में ले जाना पड़ता है। ठीक है ना, समझ में आ रही है यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए बताइए, तड़ातड़ कमेंट कीजिए, है ना। तो मैंने क्या बताया अभी? नाउन मैंने बताया, फिर से सुनिएगा। नाउन जो है हमेशा, नाउन किसे कहते हैं? डाउट है? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूं। नाउन क्या होता है? जितने भी सारी नेम्स हैं, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन। ऑल नेमिंग वर्ड्स, चाहे किसी भी चीज का, आप किसी भी पर्सन का नाम ले लीजिए, किसी भी सिटी का नाम ले लीजिए, किसी भी थिंग्स का नाम ले लीजिए, है ना, वो सब सारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो मैंने बोला कि नाउन हमेशा अपना सिंगुलर फॉर्म में होती है। ये किसमें रहती है? प्राइमरी स्टेट में। आप नोट कर सकते हैं इसको, कॉपी में नोट कर लीजिए, प्राइमरी स्टेट। पहले की जो स्थिति होती है वो किसमें होती है? नाउन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर में रहती है, लेकिन जाकर के इसको प्लुरल में क्या करना पड़ता है? सेकेंडरी स्टेट में चला जाता है। किसमें चला जाता है? सेकेंडरी स्टेट में चला जाता है। इसको क्या करना पड़ता है यहाँ पर? इसको यहाँ पर, इसको एक तरह से कहा जा सकता है, इसको बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है। ठीक है ना, नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब को क्या किया जाता है? वर्ब को जो हमेशा अपनी स्थिति प्राइमरी स्टेट में जो होती है, वो प्राइमरी स्थिति क्या होती है? उसका प्राइमरी स्टेट जो होती है वो क्या होता है? प्लुरल होता है। जैसे गो, तो गो जो हो गया ये हमेशा प्लुरल फॉर्म होता है। गो जो है प्लुरल फॉर्म है। उसी तरीके से आप ले लीजिए प्ले, PLAY, ये भी आपका जो वर्ब है ये क्या है ना, ये सब सारी प्लुरल फॉर्म में है। लेकिन क्या करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर गो है तो गो के साथ में हम लोग यस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, ठीक है ना। और इसी चीज को जिस किसी भी वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लग जाता है वह क्या कहलाता है? वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कहलाता है। और वो कहां पर चला जाता है? वो उसी को V5 कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ गई सारी बातें? ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया कि प्लुरल फॉर्म, ठीक है ना, प्लुरल फॉर्म V1 जो होती है हमेशा अपना प्लुरल फॉर्म में रहती है, लेकिन V5 जो है वो सिंगुलर फॉर्म बनाने के लिए V5 का प्रयोग करते हैं। अर्थात V5 बनाने के लिए किसी भी वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे हम लोग उसमें भी आगे कि एस और ईएस किसके साथ में लगता है, एस और ईएस किसके साथ में लगता है, और किस तरीके से वर्ब को प्लुरल से सिंगुलर में बनाया जाता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये जो V1 है और ये जो V5 है, ये चीज नोट कर लीजिए, दिमाग में एक चीज नोट कर लीजिए। V1 का प्रयोग और V5 का प्रयोग प्रेजेंट टाइम के, किसके लिए? प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन को, सेंटेंसेस को शो करने के लिए V1 और V5 को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे की ओर चलेंगे, बहुत ही अच्छा। चलिए ठीक है, नोट करते जाइए इसको, है ना। अब आगे देखेंगे V2। V2 क्या होता है? ठीक है ना, V2 क्या होता है? किसी भी वर्ब का
किसी भी वर्ब का दूसरा रूप, जैसे मैंने बोला गो, गो को यदि वेंट में ले गया तो ये क्या हो गया, B2 का। और B2 का प्रयोग किसके साथ होता है, नोट कर लीजिए, पास्ट टाइम के लिए, अर्थात पास्ट टेंस में होता है। इसको पर्टिकुलरली देखा जाए तो सिंपल पास्ट टेंस में होता है। किसमें होता है, नोट कर लीजिए, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। B2 का प्रयोग अर्थात वर्ब का दूसरा रूप जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है वो किसमें लगता है, सिंपल पास्ट टेंस। उसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और एक वर्ब, यही एक केवल ऐसा वर्ब है जो वर्ब अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता है, लेकिन किस कंडीशन में, किस कंडीशन में, पॉजिटिव सेंटेंसेस का प्रयोग जब करें, अर्थात जब पॉजिटिव सेंटेंस हमें बनाने की जरूरत पड़े तो वहां पर हमें B2 का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। मैंने किसमें बताया, पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए समझना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आई वेंट टू रांची, आई वेंट टू रांची, मैं रांची गया, आई वेंट टू रांची, मैं रांची गया। पास्ट का मकसद क्या होता है, जो बीत गया है, जो बीत गया है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए वेंट जो है ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर वर्ब का कितना रूप का प्रयोग किया गया है, वर्ब का दूसरा रूप का प्रयोग किया गया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया गया है क्या, नहीं प्रयोग किया गया है। देखिए आई और वेंट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, इसके बीच में कुछ है, नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। B2 का प्रयोग किसके साथ में करते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे की ओर चलेंगे और देखेंगे हम लोग कि B3 का प्रयोग किसके साथ में होता है। B3 का प्रयोग किसके साथ में होता है, तो एक चीज नोट कीजिएगा, एक चीज नोट करने वाली चीज है। चलिए इसको तुरंत लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, B3 को बताऊंगा, है ना। चलिए चलिए उतार लिए। चलिए अब मैं देखता हूं इसमें कि सबसे पहले जो अभी मैंने बता रहा था कि B3 का प्रयोग, हाँ जी बिल्कुल, मैंने बोला था मैन, ठीक है ना। मैन, सॉरी मैंने बोल रहा था, इसमें बताया था आप लोगों को बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स। मैंने एक चीज ये बताया था, मैंने V1 बताया, V2 बताया, V3, V4 और V5। अब आ जा रहा है V3 क्या होता है, B3 क्या होता है और किसके साथ में इसका उजेज है, ठीक है ना। तो नोट कीजिएगा, जब कभी भी कोई भी काम कंप्लीट हो गया हो, क्या हो गया हो, फिनिश्ड हो गया हो, कंप्लीट हो गया हो, उस स्थिति में वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग किया जाता है। जैसे समझिएगा, यदि आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ यदि आप देखते हैं हैव है, हैज है, हैड है, शैल हैव है, विल हैव है, तो इन सारी हेल्पिंग वर्ब, ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ में हमेशा क्या लगता है, B3 का प्रयोग होता है, ठीक है ना।
हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव के साथ हमेशा क्या लगता है, V3 का प्रयोग होता है। ठीक है, वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग होता है। अभी मैं केवल इसको उचित बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि V2 कैसे बनाना है, V3 कैसे बनाना है, V4 कैसे बनाना है, V5 कैसे बनाना है, ये भी मैं आगे धीरे धीरे क्लास में बताते जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने बोला हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, इन सारी चीजों को यदि आप देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है और इसके साथ में वर्ब का प्रयोग करना हो तो हमेशा V3 का प्रयोग होता है। ठीक है, व्हाट योर पॉइंट? ओके, नेक्स्ट एक चीज और नोट कर लीजिए, किसी भी पैसिव सेंटेंस में, पैसिव सेंटेंस कहें या तो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस जो भी सारे होते हैं, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस जितनी भी सारी होती हैं उनके साथ क्या लगता है, V3 का प्रयोग होता है। अब ऐसा नहीं कि V3 का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट V3 का प्रयोग कर दें, ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने सीक्वेंस क्या बताया आप लोगों को, मैंने बताया कि सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट प्लस यहां पर देखिए हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, इन सारी चीज आए सब्जेक्ट के बाद, हैव, हैज, हैड या नहीं तो शैल हैव, विल हैव, इन सारी चीज आए तो इसके साथ में आप V3 लगाइएगा, इसके साथ अदर ऑब्जेक्ट लगाइएगा, ये आपका सही होगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब V3 के बाद एनी हाउ करना पड़ेगा। और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव, इन सारी चीज होगी। अब मैं आगे जब बताऊंगा तो बताऊंगा कि हैव, हैज, हैड, इन सारी चीजों का प्रयोग मैं बताऊंगा कि किस प्रकार के सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, है ना। तो वो इसी के साथ में आगे देखिएगा कि पैसिव वॉइस, जो भी सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में होते हैं उनमें वर्ब का हमेशा ऑलवेज V3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू विल बी बिटेन, यू विल बी बिटेन, तो बिटेन जो हो गया वो V3 हो गया। ठीक है, आई होप दैट यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखते हैं उसमें क्या होगा। आगे की ओर देखते हैं क्या आता है, V4 का प्रयोग। ठीक है, चलिए V4 में देखते हैं कि यहां पर V4 क्या होता है। V4 अर्थात V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, ठीक है ना, V1 प्लस ING, ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप दैट। जी, V1 प्लस ING, ठीक है ना। तो वर्ब के साथ में ING का प्रयोग होता है। अब ING लगता किसके साथ है, तो एक चीज नोट कीजिएगा, किसी भी वर्ब का होना, किसी भी वर्ब का होना, वो कंडीशन क्या कहलाता हो, कंटिन्यूअस होना चाहिए, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस, अर्थात वो काम जारी होना चाहिए। जो काम जारी हो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस है, अर्थात जारी है। उस प्रकार के वर्ब को यदि हम लोगों को प्रयोग करना हो किसी भी काम के लिए तो वहां पर V1 के साथ ING का प्रयोग करना पड़ता है। आई होप दैट यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि कहीं भी आप लोगों को डाउट लगा होगा, यदि डाउट है, कुछ रह गया है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और आई होप दैट नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट को क्लियर करेंगे। और इसी के साथ में फिर आज हम लोगों ने इसका देखा, पार्ट 1 देखा, ठीक है ना, आज मैंने पार्ट 1 देखा। अब आगे की और क्लासेस में जब हम लोग जाएंगे तो उसमें फिर हम लोग जो देखेंगे, आगे की जो क्लासेस होगा उसमें फिर इसी का पार्ट, आगे की पार्ट को देखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन केवल करना क्या है,
केवल यही करना है कि आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए और इसके साथ में ग्रामर को अर्थात इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखिए और आसान तरीके से सीखिए। आपको बहुत ही सारी चीज, वोकेबलरी की क्लासेस एडवांस भी आ जाएंगे, ठीक है ना, जिसमें वोकेबलरी को आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसके माध्यम से आप आसानी से वोकेबलरी को याद कर सकते हैं। एक वर्ड से आप चाहे तो अनेक वर्ड सीख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।